हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हों। टॉपिक कवरेज श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को आज तक कवर किए हैं और ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है ऑकूस के तहत गिलोंग ट्रीटी। ऑकूस के तहत गिलोंग ट्रीटी यह सुर्खियों में क्यों रहा है जी? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने एक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसी का नाम दिया गया है, इस समझौते को ही गिलोंग ट्रीटी नाम दिया गया है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के मध्य जो संधि हुआ है जिसे गिलोंग ट्रीटी का नाम दिया गया है, यह ऑकूस के पिलर 1 के तहत 50 वर्षों के लिए किया गया है। तो इसको याद रखना है कि गिलोंग ट्रीटी जो है ऑस्ट्रेलिया और यूके के मध्य 50 वर्षों के लिए किया गया है। यहाँ पर गिलोंग ट्रीटी क्या है का संबंध किससे है जी? तो गिलोंग ट्रीटी यह जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एवं कोलैबोरेशन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। गिलोंग ट्रीटी को क्या नाम से जाना जाता है जी? तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और कोलैबोरेशन ट्रीटी। इसमें क्या पहले जो ऑकूस के संदर्भ में इसके पृष्ठभूमि को समझते हैं तो ऑकूस जो बना था, इसमें कौन-कौन से देश शामिल थे? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस 3 थोड़ी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूके और यूएस से यूनाइटेड स्टेट, ये 3 देश शामिल है इसमें। ये तीनों इसका मुख्य प्रावधान क्या था? ये दोनों के दोनों देश मिलकर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल इसको परमाणु चालित सबमरीन प्रदान करेंगे यूके ऑस्ट्रेलिया को। ये समझौता 2022 में ही हुआ था। मतलब कि इसका मुख्य प्रावधान क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया को हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन देना, मुख्य रूप से सबमरीन देने के लिए था। इसी के तहत इसमें कई सारे समझौते हुए थे। इसी में से पिलर 1 के तहत ऑस्ट्रेलिया और यूके ने समझौता कर लिया है। तो ये दोनों के दोनों तकनीकी मिलाकर ऑस्ट्रेलिया को देने का वादा किए थे। तो यहाँ पर जो है कोलैबोरेशन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है इसको, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कोलैबोरेशन ट्रीटी, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन ही दिया जाएगा। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है जी? तो एसएसएन ऑगस्ट पनडुब्बियों के डिजाइन, परिचालन, रख-रखाव और डिस्पोजल में व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना है। मजबूत त्रिपक्षीय श्रृंखला का विकास करना है। ऑगस्ट जो है नौसैनिक परमाणु प्रणोदन समझौता के अनुरूप है। ऑगस्ट नौसैनिक परमाणु प्रणोदन समझौता के अनुरूप है। ऑकूस की स्थापना कब की गई थी जी? तो सन 2021 में ही 2021 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने मिलकर की थी। इसका स्तंभ क्या A1 क्या कहता है जी? तो जहाज निर्माण क्षमताओं का विकास, जहाज निर्माण क्षमता का विकास पिलर 1 के तहत, इसी के तहत यह गिलोंग ट्रीटी हुआ है। तो अभी तो बताया गया था गिलोंग ट्रीटी हुआ किसके लिए जी? तो परमाणु जहाज निर्माण क्षमताओं के विकास के लिए। और इसी के तहत ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा एसएसएनएस, जो कि परमाणु चालित होगा। यहाँ पर स्तंभ 2 क्या कहता है जी? तो एआई सहित 8 उन्नत सैन्य क्षमता के क्षेत्र में संयुक्त विकास पर केंद्रित है। अर्थात स्तंभ 2 किससे संबंधित है जी? तो उन्नत सैन्य क्षमता, एआई आधारित उन्नत सैन्य क्षमता प्रदान करने से है। हम लोगों ने ऑकूस के संदर्भ में जितनी भी जानकारी थी उसको अर्जित कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसका नाम है आईएमईसी। आईएमईसी जिसको मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। सरकार के अनुसार आईएमएसी लॉजिस्टिक्स लागत में 30% की बचत होगी। बहुत बहुत से सारी सरकारें कर रही हैं, मतलब कि भारत सरकार यहाँ पर आईएमएसी की सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पर आईएमएसी के है क्या? पहले जो पारंपरिक मार्ग क्या था? तो यहाँ से अगर भारत से यूरोप जाना है तो 2 ही मार्ग होता है। ज़्यादातर लोग 2 ही मार्ग का उपयोग करते थे। यहाँ से तो यहाँ पर लाल सागर में, या लाल सागर से भूमध्य सागर में, यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला का मतलब कि सुएज़ नहर से होते हुए यहाँ पर भूमध्य सागर में, तब यूरोप में जाइए। दूसरा मार्ग क्या था जी? तो इधर आइए और फारस की खाड़ी इधर जाके मध्य पूर्व को लांघते हुए पूरा इधर जाते हुए यहाँ पर इराक, सीरिया को पार करते हुए तब यहाँ पर जाइए। तो ये काफ़ी दुर्गम मार्ग था, यहाँ पर जाना असंभव था, क्योंकि इराक और सीरिया में हमेशा अशांति रहती है। और यहाँ पर भी ये काफ़ी संवेदनशील मार्ग था। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ही हमास गाज़ापट्टी या मिस्र में कोई अशांति होती थी, पूरा विश्व व्यापार हिल जाता था। इसी का वैकल्पिक मार्ग तलाशने के लिए यहाँ से होकर सीधे जाना है यूएई में। भारत के मुंबई पोर्ट से सीधे जल मार्ग से जाना है यूएई में। यूएई से सऊदी अरब के अल अल गुवैफात नामक शहर में, और वहाँ से होते हुए सड़क और रेल दोनों के दोनों पटरी बिछाई गई है। यहाँ से होते हुए यहाँ तक सड़क और रेल, यहाँ से यहाँ तक सड़क और रेल दोनों के दोनों पटरी बिछाते हुए यहाँ पर इजराइल के अल हथीदा तक जाना है। सऊदी अरब के अल हथीदा, उसके बाद से यहाँ पर आकर इजराइल से होते हुए अब यहाँ से पुनः से सारे सामान को शिप में रखकर यहाँ पर सीधे पहुँचने का, कहाँ पर पहुँचना? तो ग्रीस के पीरियस पोर्ट तक पहुँचकर अंतिम इसका सफर होता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के सड़क बनाना, एक नेटवर्क स्थापित कर देना, ताकि बिना अथी करते हुए कोई भी माल यहाँ से यहाँ तक ले जा सके, यहाँ से यहाँ तक ले जा सके। इसी को आईएमएसी का नाम दिया गया है। इसी परियोजना के में या अगर यह परियोजना चल जाए तो सरकार का कहना है कि यदि यह परियोजना चल जाए तो पारंपरिक मार्ग जो यहाँ से होकर जाते थे उसकी तुलना में लागत में 30% की बचत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक जाने में काफ़ी लंबी दूरी हो जाती है, और यहाँ से यहाँ तक जैसे आते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ पर भी आ जाएगा, कुछ इधर चले जाएंगे, और फिर से पूरा लाल सागर पार करते हुए हम लोग को यहाँ पर जाना पड़ता है। और इतना दूर जाना ज़्यादा समय नहीं लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा समय यहाँ से सुएज़ नहर से निकल जाने में लगता है।
कभी-कभी तो थोड़ा-सा भी जाम लग जाए सुएज नहर में तो महीनों दिन तक तेल टैंकर चाहे कोई भी वस्तु होती है रुक जाती है, सामान खराब हो जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी पतला सकरा मार्ग है तो इसी के लिए यहाँ से कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर रेल और रोड दोनों सुविधाएँ उपलब्ध है। इसीलिए यहाँ पर 30% लागत में कम हो जाने के पूरी, क्योंकि जैसे ही हम लोग सुएज नहर पार करेंगे तब तक हम लोग इस मार्ग से यहाँ पर ग्रीस और पूरे यूरोप में पहुँच सकते हैं। समय में 30% की बचत होगी। पारगमन के समय में 40% की कमी समय में भी 40% की कमी होगी। अर्थात एक तरह से मानिए कि 10 दिन यहाँ से यूरोप में जाने में लगता था पहले, अब यह बन जाए तो केवल 6 दिन में ही यहाँ पर यूरोप में पहुँच जाएँगे। काफ़ी बड़ी सफलता हो सकती है अगर यदि बन जाए तो। आईएमएसी के बारे में, बहुआयामी कनेक्टिविटी परियोजना। आईएमएसी के आयोजित एक बहुआयामी कनेक्टिविटी परियोजना है। इसे 2023 में ही G20 शिखर सम्मेलन में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था। 2023 में जो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, इसी में एमओयू हस्ताक्षर किया गया था। इसमें भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब और यूएई और अमेरिका ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे आईएमएसी के विकास को लेकर। यहाँ पर रणनीतिक महत्व क्या होगा, तो समुद्री चोक पॉइंट्स को बाईपास करेगा। यह क्या है, तो यह एक जो स्वेज नहर है, यह समुद्री चोक पॉइंट्स के रूप में काम करता है। अर्थात एक बार यहाँ पर एक छोटे से बिंदु पर भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाए तो वैश्विक व्यापार व्यवस्था में हलचल मच जाती थी। अर्थात चोक पॉइंट था, तो इसी चोक पॉइंट को नकारने के लिए अब यहाँ से सीधे इधर होते हुए, क्योंकि यूएई और जो सऊदी अरब है काफी लिबरल देश माने जाते हैं, अर्थात व्यापार में कम से कम बाधा उत्पन्न करते हैं। जबकि यहाँ पर जो है हमास है, यहाँ पर गाजापट्टी है, हमास है, मिस्र जैसा देश है, उसका इजराइल भी है। तो ये सभी देश मिलकर यहाँ पर हर्डल उत्पन्न करते रहते हैं, लेकिन यहाँ से हर्डल उत्पन्न करना काफी कम हो जाएगा। एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में हो सकता है यह। तो इस तरह से आईएमएसी की काफ़ी सराहना की जा रही है। यदि बन जाए तो भारत समेत वैश्विक व्यापार व्यवस्था में काफ़ी लाभ होगा। हम लोगों ने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। हम लोग का नया टॉपिक है भारतीय प्रवासी। नया टॉपिक क्या है ये, तो भारतीय प्रवासी टॉपिक कवरेज श्रृंखला का अगला टॉपिक है भारतीय प्रवासी। इसमें क्या है, तो विदेश मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति। विदेश मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने विदेश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर रिपोर्ट जारी की। संसदीय स्थायी समिति ने 2024-25 में ही प्रवासियों पर रिपोर्ट जारी की थी, जिन्हें डायस्पोरा कहा जाता है। वैसे लोग जो विदेशों में जाकर कमाते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, उनको डायस्पोरा कहा जाता है। तो यहाँ पर पीआईओ, ओसीआई, पीआईओ किसको कहते हैं जी, तो भारत के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके पूर्वज कभी भारत में रहा करते थे और वर्तमान में वे मान लीजिए कोई एक ऐसा विदेशी नागरिक जिसके पूर्वज जो थे, पूर्वज भारत में रहा करते थे और भारतीय मूल के थे, तो उनको पीआईओ कहा जाता है और उनको पीआईओ कार्ड दिया जाता है। और दूसरा नंबर है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वैसे व्यक्ति जो जिनके पूर्वज जो थे या फिर वह स्वयं व्यक्ति भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत भारतीय प्रवासी के रूप में पंजीकृत होते हैं। मतलब कि पहले थे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि जिसका जन्म भारत में हुआ, लेकिन शिक्षा भी प्राप्त की भारत में, लेकिन वह इंग्लैंड पढ़ने चला गया और वह इंग्लैंड में ही बस गया और लेकिन भारत के प्रति निष्ठा रखता, तो उसको ओसीआई कार्ड दे दिया जाता है। अब पीआईओ को तो समाप्त कर दिया गया। पीआईओ का तात्पर्य होता था कि जो पहले से, अभी मान लीजिए कोई कहता था कि 100 वर्ष 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वज भारत में रहा करते थे, तो इस तरह से लीकेज की संभावना हुआ करती थी। लेकिन ओसीआई तो कहता है कि कुछ सबूत होगा तभी ओसीआई मिलेगा। अब पीआईओ को समाप्त कर दिया गया है, अब ओसीआई कार्ड केवल दिया जाता है। यहाँ पर अनिवासी भारतीय किसको कहते हैं जी, तो भारत से बाहर रहते हैं पैसा कमाने के लिए और पासपोर्ट धारण करते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है जी डायस्पोरा की, भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या कितनी है जी, तो 35.42 मिलियन है। प्रवासियों की जनसंख्या भारत में कितनी है जी, तो 35.42 मिलियन। इनमें से 15.85 मिलियन तो एनआरआईज और 19 मिलियन कितने पीआईओ और ओसीआईज हैं। इस पर भी ध्यान रखना है, 35 मिलियन सिर्फ एनआरआई हैं और जबकि 19 मिलियन पीआईओ और ओसीआई मिलकर है। भौगोलिक वितरण देखें तो भौगोलिक वितरण में मतलब भारतीय प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या अमेरिका, यूके, कनाडा, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और कैरिबियाई द्वीपीय देशों में से है। अर्थात जो भी भारतीय प्रवासी होते हैं, अर्थात भारत से बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं, उनमें से अधिकांश अमेरिका, यूके, कनाडा, खाड़ी देश में जाते हैं। विप्रेषण इनसे कितना आता है जी, तो 118 बिलियन डॉलर की प्राप्ति होती है प्रत्येक वर्ष। विश्व का सबसे शीर्षतम रेमिटेंस प्राप्त करता भारत इसी के लिए बन जाता है, क्योंकि 35 मिलियन जहाँ की जनसंख्या प्रवासी हो, तो वहाँ पर रेमिटेंस तो ऊंची प्राप्त होगा। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, यहाँ पर प्रवासी भारतीय बीमा योजना जिसको पीपीपीवाई कहते हैं, 2017 में शुरू की गई थी। प्रवासी भारतीय बीमा योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। आकस्मिक मृत्यु या अस्थायी दिव्यांगता के मामले में 10 लाख रुपए का बीमा कवर एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। यह अस्थायी दिव्यांगता के मामले में 10 लाख रुपए का बीमा कवर और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। 2 साल के लिए 275 रुपये और 3 साल के लिए 375 रुपये है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दो साल मतलब कि प्रवासी भारतीय बीमा योजना शुरू की गई, अर्थात विदेशों में जाकर कोई व्यक्ति की दुर्घटना से मौत हो जाती है या फिर दुर्घटना में अस्थायी दिव्यांग हो जाता है, तो वैसी अवस्था में उस व्यक्ति को सबसे पहले तो 10 रुपये का बीमा कवर किया जाता है, तो व्यक्ति 10 रुपये का योगदान देता है और 2 साल के लिए वह कितना 275 रुपये देता है, तब उसको जीवन बीमा दी जाती है।
अब इसी के तहत प्रवासियों के में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही भारत को जाने कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। भारत को जाने कार्यक्रम, इसमें क्या किया जाता है जी, तो भारत को जाने कार्यक्रम के तहत 21 से 35 वर्ष के भारतीय प्रवासियों के लिए 2003 में शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य पीआईओ युवाओं को समकालीन भारत से परिचय कराना है। भारत को जाने कार्यक्रम में यही होता ही है कि युवाओं को समकालीन भारत से परिचित कराने से जुड़ा हुआ है। नाम ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम, यह जो है सबसे पहले तो पीआईओ को भारत के बारे में जानकारी दी जाती है। भारत को जाने कार्यक्रम के तहत ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम में भी विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंटिंग रिसर्च जैसे कार्यक्रमों पर काम किया जाता है, जिसको वज्र कहते हैं। और यहाँ पर प्रभास भी है और वैभव भी पहल भी है। ये सभी मतलब कि ये जो है रिसर्च के लिए बुलाने के लिए वज्र की शुरुआत की गई है, अर्थात विदेशों में रहने वाले पीआईओ और ओसीआई हैं, उनको एक तरह से कहा जाए तो भारत में आए, रिसर्च में आगे बढ़े, इसके लिए वज्र की शुरुआत की गई है। वहीं पर भारतीय एकेडमी में भारत की एकेडमियों में पढ़ाने के लिए वे आए, इसके लिए प्रभास पहल की शुरुआत की गई है। वहीं पर वैज्ञानिक अनुसंधान सिखाने के लिए अगर जो आते हैं प्रवासी भारतीय या फिर पीआईओ या ओसीआई, उनको वैभव पहल के तहत लाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी आए थे, उसी के तहत भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसी के तत्वाधान में 2003 में शुरू की गई थी भारतीय प्रवासी दिवस की शुरुआत। भारतीय समुदाय के कल्याण कोष की स्थापना की गई, भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना की गई है 2009 में। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है जी, तो भारतीय समुदाय कल्याण कोष का मुख्य लक्ष्य है जो कि विदेशों में रहने वाले जब नागरिक किसी संकट में होते हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना की गई है। उस समय तो जो सन 2009 में जब स्थापित किया गया था, तो सिर्फ 17 देशों पर इसको लागू किया जाता था। हम लोगों ने भारतीय प्रवासियों से संबंधित टॉपिक को भी कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे